नमस्ते बच्चों। सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अंतरा पाठ्य पुस्तिका का पाठ ज्योतिबा फूले की जीवनी पढ़ रहे थे। आज हम इसका शेष अंश पढ़ेंगे और प्रश्न हल करेंगे। 14 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवार पेठ निवासी भीड़े के बाड़े में पहली कन्याशाला की स्थापना हुई। पूरे भारत में लड़कियों की शिक्षा की यह पहली पाठशाला थी। भारत में 3000 सालों के इतिहास में इस तरह का काम नहीं हुआ था। जो काम सबसे पहले ज्योतिबा फूले ने किया था, यानी कि उस समय पुरुष प्रधान समाज था, स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। तब पुणे में ज्योतिबा फूले ने सबसे पहले कन्याशाला की स्थापना की थी और पूरे भारत में लड़कियों की शिक्षा के लिए पहली पाठशाला बनी थी। शूद्र और शूद्रातिशूद्र लड़कियों के लिए एक के बाद एक पाठशालाएं खोलने में ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई को लगातार व्यवधानों का अर्थ होता है मुश्किलों, अड़चनों, लांछनों का अर्थ होता है लोग लांछन लगाते थे, उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाते थे और बहिष्कारों का सामना करना पड़ा। यानी कि ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई ने लड़कियों की शिक्षा के लिए जो कार्य प्रारंभ किया, पाठशालाएं खोली, लड़कियों को और स्त्रियों को शिक्षित करने लगे, तो इस कार्य में उनके बहुत रुकावटें आई, अड़चनें आई। लोग उन पर तरह तरह के लांछन लगाते थे और बहिष्कार का सामना भी करना पड़ा और उन्हें समाज से बहिष्कार भी होना पड़ा। तब भी इन्होंने अपने कार्य को नहीं रोका। ज्योतिबा के धर्म भीरु का अर्थ होता है धर्म से डरकर। पिता ने पुरोहितों और रिश्तेदारों के दबाव में अपने बेटे और बहू को घर छोड़ देने पर मजबूर किया। सावित्री जब पढ़ाने के लिए घर से पाठशाला तक जाती तो रास्ते में खड़े लोग उसे गालियां देते, थूकते, पत्थर मारते और गोबर उछालते। दोनों पति पत्नी सारी बाधाओं से जूझते का अर्थ होता है संघर्ष करते हुए अपने काम में डटे रहते। 1840 से 1890 तक 50 वर्षों तक ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने एक प्राण होकर अपने मिशन को पूरा किया। उनका मिशन था समाज सुधार करना और 50 वर्षों तक उन्होंने समाज सेवा का कार्य करके समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करके और अपने मिशन को पूरा किया। कहते हैं एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने हर मुकाम पर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। जिस तरह से कहते हैं ना, एक और एक मिलकर 11 होते हैं, उसी तरह से ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले दोनों ही हर कार्य को मिलजुल कर करते थे। मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ी में जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने का आग्रह करना या बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए दरवाजे खोल देना और उनके नवजात बच्चों की देखभाल करना, अर्थात जिस प्रकार मिशनरी की काम करने वाली महिलाएं गरीबों के घर जा जाकर उनकी सेवा और सहायता करती है, उसी प्रकार दोनों पति पत्नी किसानों और अछूतों की झोपड़ियों में जाकर उनकी लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए प्रार्थना करते। जेल में बंद अनाथ बच्चों एवं विधवा महिलाओं के लिए सहायता के दरवाजे खोलते, उनके नवजात और छोटे बच्चों की देखभाल भी करते। या महार, चमार और मांग जाति के लोगों की एक घुट पानी पीकर प्यास बुझाने की तकलीफ देखकर अपने घर के पानी का हौज सभी जातियों के लिए खोल दिया। जब ज्योतिबा फूले ने छोटी जाति के लोग जैसे चमार, महार, मांग जाति के लोगों को पानी के अभाव में एक घूंट पानी पीकर प्यास बुझाते हुए देखा तो वे द्रवित हो गए और उन्होंने अपने घर का हौद, यानी जिसमें कि पानी सुरक्षित रखा जाता है, सभी जातियों के लिए खोल दिया। हर काम पति पत्नी ने डंके की चोट पर किया और कुरीतियों, अंधश्रद्धा, पारंपरिक अनीतिपूर्ण रूढ़ियों को ध्वस्त कर दलितों और शोषितों के हक में खड़े हुए। लेखिका बताती है कि ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्री ने जो भी काम हाथ में लिया उसे निर्भय होकर किया। उन्होंने छिप छिप कर या समाज से डर कर कुछ काम नहीं किया था, भले ही उन्हें इसके लिए कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उन्होंने समाज में प्रचलित कुरीतियां, अंधश्रद्धा और नीति विरुद्ध रूढ़ियों को समाप्त किया। वे समाज के दलित और शोषित व्यक्तियों के पक्ष में लगातार संघर्ष करते रहे। आज के प्रतिस्पर्धात्मक समय में जब प्रबुद्ध वर्ग के प्रतिष्ठित जाने माने दंपति साथ रहने में कई वर्षों के बाद अलग होते ही एक दूसरे को संपूर्णतः
नष्ट भ्रष्ट करने और एक दूसरे की जड़ें खोदने पर आमदा हो जाते हैं। आमदा का अर्थ होता है तत्पर। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का एक दूसरे के प्रति और एक लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन एक आदर्श दाम्पत्य की मिसाल बनकर चमकता है। लेखिका कहती है कि आज प्रतिस्पर्धा का समय है। एक व्यक्ति दूसरे से आगे निकल जाना चाहता है। ऐसे समय में एक और संपन्न वर्ग के इज्जतदार दंपति भी कई कई वर्ष साथ रहकर भी अलग हो जाते हैं। तब वे एक दूसरे को बिल्कुल नष्ट करने या एक दूसरे को कमजोर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। दूसरी ओर महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ऐसे पति पत्नी थे जो एक दूसरे की भलाई के लिए और एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए जीवन भर समर्पित रहे। उनका जीवन आदर्श पति पत्नी के संबंधों का श्रेष्ठ उदाहरण बन गया है। पाठ हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा, भारत में समाज के विकास और बदलाव के लिए कुछ प्रमुख लोगों ने सुधारवादी आंदोलन चलाए। ऐसे आंदोलन में ज्योतिबा तथा अन्य लोगों ने भी भाग लिया, किंतु समाज सुधारकों में जो 5 नाम गिनाए गए हैं उनमें महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम नहीं है। यह सब कुछ सोच समझ कर किया गया था, क्योंकि 5 समाज सुधारकों के नाम तय करने वाले व्यक्ति उच्च वर्णीय समाज के व्यक्ति थे। इसके विपरीत ज्योतिबा उच्च वर्ण को महत्व नहीं देते थे। वे उस शिक्षा और सुधार का समर्थन भी नहीं करते थे जो ब्राह्मणों के वर्चस्व को बनाए रखने वाली थी। ज्योतिबा ने तो पूंजीवाद के समर्थकों और पुरोहितवादी मानसिकता के विरुद्ध अभियान चलाया था। तो ऐसी स्थिति में उच्च वर्ण के लोग समाज सुधारकों की लिस्ट में नाम कैसे लिख सकते थे? इसीलिए उन्होंने ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की लिस्ट में नहीं लिखा। प्रश्न नंबर 2, शोषण व्यवस्था ने क्या क्या षड्यंत्र रचे और क्यों? इसका उत्तर होगा, शोषण व्यवस्था ने गरीबों से कर के रूप में जो धन प्राप्त किया उसे उच्च वर्गीय लोगों की शिक्षा पर खर्च किया। उच्च वर्ग ने स्त्री शिक्षा के दरवाजे बंद कर रखे थे ताकि नारी जाति मानवीय अधिकारों को न समझ सके। फूले के कार्यों में बाधा डालने के लिए पुरोहितों ने फूले के पिता पर दबाव डाला। तब उनके पिता ने धर्म के डर से अपने बेटे ज्योतिबा फुले और उसकी पत्नी सावित्री को घर से निकाल दिया। फूले की पत्नी जब कन्या पाठशाला में पढ़ाने जाती तो रास्ते में खड़े लोग उन्हें गालियां देते, थूकते, पत्थर मारते और गोबर उछालते। वे सब लोग नहीं चाहते थे कि फूले और उनकी पत्नी सावित्री परंपरा के खिलाफ परिवर्तन लाए। इसलिए वे फूले द्वारा पिछड़ी जाति के लोगों, नारियों, विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए किए जाने वाले कार्यों को रोक देना चाहते थे। प्रश्न नंबर 3, ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार क्या आपके विचार के आदर्श परिवार से मेल खाता है? पक्ष और विपक्ष में अपने उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा, ज्योतिबा फुले की आदर्श परिवार की जो अवधारणा थी, जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। इसके पक्ष में हम बोलेंगे कि फुले की आदर्श परिवार की कल्पना वास्तव में आदर्श है। इससे धार्मिक सहिष्णुता बढ़ेगी, एक दूसरे के धर्म के प्रति आस्था और आदर का भाव बढ़ेगा, धार्मिक कट्टरता दूर होगी। किंतु विपक्ष में हमारे मन के भाव है कि सैद्धांतिक रूप से ज्योतिबा फुले की आदर्श परिवार की कल्पना ठीक है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से उचित नहीं है। यदि परिवार के अलग अलग धर्म के मानने वाले में अपने अपने धर्म के प्रति कट्टरता हुई तो परिवार में टकराव की स्थिति निश्चित बनेगी। प्रश्न नंबर 4, स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए? इसका उत्तर होगा, ज्योतिबा फुले के अनुसार स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए निम्नलिखित कार्य होने चाहिए। पहला कार्य होना चाहिए, स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, उनके लिए विद्यालय खोले जाने चाहिए। दूसरा, स्त्री पुरुषों के लिए समान नियम बनने चाहिए। तीसरा, स्त्रियों की समानता के लिए नई विवाह विधि की रचना होनी चाहिए, जिसमें पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले मंत्र न हो। प्रश्न नंबर 5, सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए? क्रमबद्ध रूप से लिखिए। इसका उत्तर होगा,
ज्योतिबा फुले से विवाह करने के बाद सावित्री के जीवन में कई परिवर्तन आए। जैसे पहला परिवर्तन है, विवाह के बाद ही सावित्री को शिक्षा प्राप्त हुई। उन्होंने मराठी के साथ साथ अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना भी सीखा। ज्योतिबा फुले के विवाह के साथ सावित्री ने एक के बाद एक पाठशालाएं खोली और स्वयं उन पाठशालाओं में कन्या को शिक्षित करने लगी। नीचे जाति के लोगों की पीने के पानी की परेशानी देखकर सावित्री ने अपने घर के हौद उनके लिए खोल दिए। सावित्रीबाई कुरीतियों, अंधश्रद्धा, अनीतिपूर्ण रूढ़ियों को नष्ट करके दलितों और शोषितों के पक्ष में सदैव तत्पर रही। प्रश्न नंबर 6, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर आप समाज में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? इसका उत्तर होगा, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर हम समाज में वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था को समाप्त करेंगे। शोषण के विरुद्ध हम आवाज उठाएंगे। दलितों और स्त्रियों को शोषण के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए हम प्रेरित करेंगे। आधुनिक शिक्षा में परिवर्तन करेंगे और स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाएं देंगे। घर घर जाकर लड़कियों को स्कूल लाएंगे। उनके माता पिता की मानसिकता बदलेंगे। विवाह विधि को पूरी तरह हम बदलना चाहेंगे और पुरुष प्रधान संस्कृति को बदलकर नारी स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। सामाजिक रूढ़ियों और धार्मिक अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास करेंगे। छुआछूत और ऊंच नीच की भावना को हम जड़ से समाप्त करेंगे। प्रश्न नंबर 7, समाज में फूले दंपति द्वारा किए गए सुधार कार्यों का किस तरह विरोध हुआ? इसका उत्तर होगा, फूले दंपति ने जब पुणे के बुधवार पेठ में कन्याशाला स्थापित की तो उसका विरोध हुआ। उनके धर्म से डरकर पिता ने पुरोहितों और रिश्तेदारों के कहने पर पुत्र और बहू को घर से निकाल दिया। सावित्री जब पाठशाला पढ़ाने जाती थी तो रास्ते में खड़े लोग उन्हें गालियां देते, थूकते, पत्थर मारते, गोबर उछालते। उनके इन क्रांतिकारी कार्यों के कारण ही उच्च वर्ग ने उसका विरोध किया। प्रश्न नंबर 8, उनका दाम्पत्य जीवन। यहाँ पर उनका से आशय ज्योतिबा फुले से है। दाम्पत्य जीवन किस प्रकार आधुनिक दंपतियों को प्रेरणा प्रदान करता है? इसका उत्तर होगा, आज का युग प्रतिस्पर्धा का है। संपन्न वर्ग के प्रतिष्ठित जाने माने दंपति कई कई वर्षों तक साथ रहकर भी अलग हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वे एक दूसरे के साथ पूरा सहयोग भी नहीं करते हैं और एक दूसरे की जड़ें खोदने के लिए तत्पर रहते हैं। ज्योतिबा फुले के पिता भी धर्म से डरकर अपने बेटे और बहू को घर से निकल जाने के लिए मजबूर कर दिया। तब ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई एक प्राण होकर अपने मिशन को पूरा करते रहे और लगभग 50 वर्षों तक ज्योतिबा फुले एवं सावित्रीबाई कंधे से कंधा मिलाकर एक लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन व्यतीत करते रहे। उनका दाम्पत्य जीवन दूसरों के लिए एक मिसाल बन गया। आधुनिक दंपतियों को प्रेरणा मिलती है कि वे भी फूले दंपति दो शरीर एक प्राण बनकर रहे, परिवार में समृद्धि के लिए पारस्परिक सहयोग की भावना रखे। प्रश्न नंबर 9, ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया है और क्यों? इसका उत्तर होगा, ज्योतिबा फुले ने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर करारा प्रहार किया है, क्योंकि वे लोग मानते थे कि शिक्षा शूद्रों और स्त्रियों के लिए नहीं है। इसलिए ज्योतिबा फुले ने ऐसे लोगों की संकीर्ण मानसिकता पर प्रहार किया है। विवाह विधि में पुरुष प्रधानता के महत्व का भी उन्होंने विरोध किया है। ज्योतिबा समाज में समानता चाहते थे, इसी कारण उन्होंने उपर्युक्त मानसिकताओं का विरोध किया है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। क है, सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव अर्थात ब्राह्मण शर्मा गए। इस पंक्ति का आशय है कि ज्योतिबा फुले ने जब शूद्रों को शिक्षा दिलाने की व्यवस्था की, अब नीची जाति के शूद्र भी वेदों का अध्ययन करने लगे। इस सच को जब जाना तो वर्ण व्यवस्था डूब गई, अर्थात ब्राह्मणों को श्रेष्ठ समझना और शूद्रों को निम्न समझना, यह वर्ण व्यवस्था समाज में समाप्त हो गई। अब तक तो ब्राह्मण को अपनी ऊंची जाति के होने का जो अहंकार था कि हम ही केवल पढ़े लिखे हैं,
हम ही ज्ञानी हैं और वेदों के ज्ञाता हैं। अब तो विद्या शूद्रों के घर चली गई है, अर्थात शूद्र भी वेदों के ज्ञाता हो गए हैं और पढ़ लिख गए हैं। इसके कारण जो ब्राह्मण कल तक अपनी ऊंची जाति के होने का अहंकार करते थे, किंतु अब वे लज्जित होने लगे हैं कि हमसे नीची जाति के शूद्र भी अब पढ़ लिख गए हैं, वेदों के ज्ञाता हो गए हैं। नंबर 2 का ख है, इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। इसका उत्तर होगा कि इस पंक्ति का आशय है कि फूले का विश्वास था कि वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था के आधार पर शोषण प्रक्रिया चल रही है। राज सत्ता और धर्माचारी ब्राह्मण सामाजिक व्यवस्था और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं और लोगों का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दलितों और स्त्रियों को इस शोषणवादी सामाजिक व्यवस्था का विरोध करना चाहिए। उन्हें इस परंपरावादी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए आंदोलन करना चाहिए, तभी यह शोषण वाली व्यवस्था बदल पाएगी।